हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे भाग 5। अब तक हमने पढ़ा कि महाराज के अर्पिता और कार्तिक की शादी ना होने देने के फैसले से कार्तिक टूट जाता है। अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए कार्तिक के मम्मी पापा भी उसको अर्पिता को छोड़ने की सलाह देती हैं। अब आगे हम यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें तुम्हारे अलावा एक और जिंदगी जुड़ती है। मेरे ख्याल से तुम्हें अर्पिता से बात करनी चाहिए और ईमानदारी से अपने सारे संदेह उसके सामने रखने चाहिए। आखिर ये जिंदगी उसकी भी है। कार्तिक को मम्मी की बात सही लगती है और वो अपने कमरे में चला जाता है। कार्तिक अपने कांपते हुए हाथों से अर्पिता को फोन लगाता है। उधर अर्पिता ने फोन उठाया। अर्पिता, हेलो। कार्तिक, हेलो। अर्पिता, हेलो कार्तिक, कैसे हो तुम? कार्तिक, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अर्पिता आवाज में भारीपन के साथ, ठीक नहीं हूँ। कार्तिक, क्या हुआ? अर्पिता, क्या हुआ? तुमसे बात नहीं हो रही। दिन भर पागलों की तरह इस फोन को देखती रहती हूँ। जब कभी फोन की घंटी बजती है तो भागकर फोन उठाती हूँ। अब तो बिना फोन बजे भी भागकर जाती हूँ और फोन उठाती हूँ। लगता है जैसे फोन की घंटी बजी, मेरे कान बज रहे हैं। तो तुम ही बताओ कहाँ से ठीक हूँ। अगर तुम थके हो तो भी प्लीज हेलो कहकर फोन रख दोगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। अब नहीं होता कार्तिक, तुमसे बात किए बिना तो मेरा खाना छूट गया है। इधर कार्तिक अर्पिता के दिल का आलम सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। हिम्मत कर कार्तिक बोला, मुझसे इतना प्यार मत करो अर्पिता, कहीं मैं तुम्हें नहीं मिल पाया तो? अर्पिता थोड़ी देर स्तब्ध रही। कार्तिक, कहाँ खो गई? अर्पिता घबराकर, नहीं कार्तिक, ऐसी बात मत बोलो। मेरा वैसे भी खुद पर नियंत्रण नहीं रह रहा है। तुम्हारी याद में आंसू बहाती हूँ। तुम्हारी दी हुई अंगूठी को दिन भर निहारती रहती हूँ और फिर तुम्हारी पहली मुलाकात को याद कर बैठे बैठे हंसती हूँ। तुम्हारा मेरी आंखों की तारीफ करना और दिन भर आईने के सामने बैठकर अपनी आंखों को देखकर अपने आप से पूछती हूँ, क्या ये वही आंखें हैं जिन्हें देखकर तुम खो गए थे? अपनी उंगलियों में आज भी तुम्हारी छुअन महसूस करती हूँ। याद करती हूँ कैसे तुमने तुम्हारे पहले फोन पर मुझसे ये मनवा लिया था कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कार्तिक, मेरी बहादुरी का इम्तिहान मत लो, मैं तुम्हारे बिना टूट के बिखर जाऊंगी। कार्तिक ये मुश्किल थी कि वो कैसे अर्पिता को ये दुविधा बताए। फिर कार्तिक ने कुछ सोचा और हिम्मत कर बोला, कार्तिक, अर्पिता, मैं तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे सही से जवाब देना। कार्तिक, मैं अभी एक बहुत बड़े महाराज से मिला था। वो बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने हमारी शादी को लेकर एक बात कही और उसी बात के कारण मैं बहुत अपसेट हो रहा हूँ। अर्पिता, तुम कब से इन बातों को मानने लगे? क्योंकि जब मेरे घर वालों ने तुम्हारी मम्मी से कुंडली मिलाने वगैरह की बात की थी तो आपके घर वालों ने यही बोला कि मन मिलने चाहिए, बाकी बेकार की बातें हैं। कार्तिक, कई बार हमें हमारी राय बदलनी पड़ती है। अब केवल तुम ही मुझे रास्ता दिखा सकती हो। अर्पिता डरते हुए, ठीक है, पूछो, वो कौन सी बात है जिससे तुम इतना अपसेट हो गई? कार्तिक, मैं जिस सिद्ध पुरुष की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे देखते ही मेरा नाम वगैरह बता दिया। खैर, वो तो कोई कैसे भी पता कर लेता है, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब उन्होंने मेरे मन की बात बता दी। अब उनकी बात पर भरोसा नहीं करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने हमारी शादी को लेकर अपशगुन बता दिया। बस उसी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कार्तिक एक ही सांस में ये सब बोल गया। अर्पिता ने जैसे ही ये सुना, कुछ देर के लिए वो चुप हो गई और थोड़ी देर बाद उसके सुबकने की आवाजें आने लगी। कार्तिक अपने हिस्से का दर्द जी चुका था तो उसने अर्पिता को कुछ भी नहीं बोला और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर से बोला, अगर तुम्हें सोचने का कुछ समय चाहिए तो हम बाद में बातें कर लेते हैं। अर्पिता, नहीं कार्तिक, जब जिंदगी मजाक करने पर उतर गई है तो फिर इंतजार क्यों करें? अर्पिता, कार्तिक, अगर उस अपशगुन के अनुसार शादी के बाद मुझे कुछ हो जाता है
तो भी बेशक मैं शादी करना चाहूँगी। तुम्हारे साथ 4 पल बिताकर मैं आधी जिंदगी तो वैसे ही जी चुकी हूँ। शादी के बाद अगर 4 पल और तुम्हारे साथ बिताने को मिल जाएंगे तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। इसके सिवा मुझे जिंदगी से कुछ भी आशा नहीं है। मौत तो वैसे भी एक दिन आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर अगर आए तो वो मौत इस लंबी जिंदगी से बेहतर होगी। लेकिन इस अपशगुन के अनुसार तुम्हें कुछ होता है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे ना मिलो पर अपनी दुआओं में मैं तुम्हें याद कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी खूब सलामती और तरक्की की दुआ तो कर पाऊंगी, मैं इसमें खुश हो जाऊंगी। बस कभी कभी तुम मुझसे बात जरूर कर लेना, करोगे ना? और हाँ, ज़्यादा बिजी हो तो सिर्फ हेलो करके फ़ोन रख देना, पर जवाब देना, दोगे ना? अर्पिता के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अर्पिता के आंसुओं से फ़ोन गीला हो जाता है। उधर कार्तिक भी इस निश्चल प्रेम को देखकर प्रेमवश फूट फूट कर रोने लगता है। जहाँ इस रिश्ते में आज तक दोनों साथ में हंसते थे, वहीं आज दोनों एक दूसरे के साथ जी भर कर रो रहे थे, जैसे अब तक साथ में बिताए यूं खिलखिलाहटों का दाम चुका रहे हों। दोनों भाव विवल होकर रोने लगे। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर पापा कार्तिक से बात करते हैं। पापा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कार्तिक धीरे से, ठीक है। पापा, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। लगता है तुम पूरी रात सोए नहीं। कार्तिक नजर झुकाते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाते हैं, बेटा मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर तुम्हें समझदारी से और भविष्य को देखते हुए फैसला लेना होगा। जिंदगी कहीं भी कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा आदमी को नए मौके देती रहती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है, किसी भी फैसले को कंफ्यूजन के साथ नहीं लेना चाहिए। मम्मी, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम उन्हें कैसे मना करोगे तो वो तुम हम पर छोड़ दो। मैं अर्पिता की मम्मी से बात करके उन्हें समझा दूंगी। कार्तिक, नहीं, आप किसी से बात नहीं करेंगी। मैं आपको शाम तक बता दूंगा कि क्या करना है। कार्तिक बिना ब्रेकफास्ट किए ही उठ गया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। कार्तिक ने अपने दोस्त को फोन लगाया और उससे ये सब मंजर कह सुनाया। दोस्त ने उसकी बात सुनी और फिर बोला कि तुम्हें महाराज की बात माननी चाहिए, कुछ बड़ा कारण है इसीलिए उन्होंने तुम्हें मना किया है। कार्तिक, पर मैं अर्पिता के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्त, भाई तू अर्पिता के मिलने से पहले भी जिंदा था, अर्पिता से मिलने से पहले भी खुश था, तो तू यही सोच ले अर्पिता तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। अरे यार, अपनी जिंदगी के साथ रिस्क मत ले, लड़कियों का क्या है, कल नहीं मिल जाएगी। कार्तिक बिना कुछ जवाब दिए फोन रख देता है। कार्तिक यही सोचता है कि हर आदमी उसे अर्पिता से दूर ले जाना चाहता है। उसके मम्मी पापा दोस्त सभी, उसे दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो उसका साथ दे और वो बात बोले जो वो सुनना चाहता है, यानी अर्पिता का साथ नहीं छोड़ने का। तभी फोन पर एक घंटी आती है और फोन कार्तिक की मम्मी उठाती है। इधर कार्तिक भी फोन उठा लेता है। सामने अर्पिता की मम्मी होती है। कार्तिक रिसीवर पर हाथ रखकर मम्मी और अर्पिता की मम्मी की बातें सुनने लगता है। अर्पिता की मम्मी, कैसी है समधन जी? कार्तिक की मम्मी, बस ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो, इतनी सुबह कैसे याद किया? अर्पिता की मम्मी, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अर्पिता कल से रो रही है, पूछने पर कुछ बता भी नहीं रही है। कहीं कार्तिक और अर्पिता का आपस में झगड़ा तो नहीं हो गया? इसीलिए मुझे कार्तिक से बात करनी थी। अगर ऐसा कुछ है तो अर्पिता से बात करके उसे समझाएं। कार्तिक की मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, अभी कार्तिक बाहर गया हुआ है, जैसे ही आता है मैं कार्तिक को बोलती हूँ उससे बातें करने को। फोन पर अर्पिता की मम्मी की बात सुनकर कार्तिक का कलेजा बाहर आने को हुआ। अर्पिता रात भर से रो रही है, ये जानकर वो दुखी हो गया। उसकी आत्मा उसे उल्हाना देने लगी। उसकी आत्मा चीख कर कहने लगी, शाबाश कार्तिक, आखिर तुमने साबित कर ही दिया, तुम एक बड़े बिजनेसमैन की औलाद हो। इस लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आने पर तुम खुश थे,
पर जैसे ही किसी ने संदेह उत्पन्न किया और तुम्हें लगा इस सौदे में घाटा हो सकता है, तो तुमने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। तुमने उसे पसंद किया था, तुमने ही उसके दिल में प्यार का पौधा लगाया था। आज जब तुम्हें ये मालूम चला कि हो सकता है उस पौधे से फल नहीं मिलेगा, तो तुमने उस पौधे को उखाड़ने का फैसला कर लिया। और वो मासूम तो ये तक कह चुकी है कि अगर शादी के पश्चात उसकी मौत हो जाए तो भी वो तुमसे शादी करना चाहेगी, और तुम्हारी जान की सलामती के लिए वो तुम्हें छोड़ने को तैयार तक हो गई। और आज तुम अपने दोस्तों, अपने घर वालों से राय मांग रहे हो कि उसे छोड़ दूं या नहीं। आखिर तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? यहाँ लोग तो मोहब्बत में अपनी जान तक दे देते हैं, और तुम्हें थोड़ी सी मुसीबत का आभास हुआ तो तुमने मुंह फेर लिया। याद रखना कार्तिक, दूसरों के आंसुओं पर जो आशियाना बनता है वो कभी सुखकारी नहीं होता। अंतर्मन की ये बातें सुनकर कार्तिक को बहुत दुख पहुंचा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। रोते हुए वो कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगाने लगा। कभी अपने हाथ दीवार पर मारता तो कभी सर, लेकिन फिर वो अचानक रुका, जैसे उसे किसी ने थाम लिया हो। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। उसने मन ही मन तय कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, शादी करके मैं मर ही तो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, लेकिन मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ वो नीचे उतरा। नीचे मम्मी पापा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कार्तिक, मम्मी पापा, मैंने फैसला कर लिया है और ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं अर्पिता का हाथ नहीं छोड़ूंगा और इस रिश्ते को निभाऊंगा। मम्मी, पर बेटा। कार्तिक, नहीं माँ, अब कोई डिस्कशन नहीं। मैं ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले रहा हूँ। मैंने आज तक आपका कहा कभी नहीं टाला। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे जीवन के पहले फैसले को नहीं टालोगे। ये कहता हुआ कार्तिक घर से बाहर निकल गया। मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या कहें। उधर कार्तिक ने गाड़ी शुरू की और निकल गया। अचानक से उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो मन ही मन ये सोचने लगा, जब अर्पिता को मैं ये सब बताऊंगा तो वो कितनी खुश होगी। यही सोचकर कार्तिक गाड़ी रोड के साइड में लगाकर सामने वाली पीसीओ पर फोन करने हेतु नीचे उतरता है और उत्साहित होकर भागकर रोड को पार करने को होता है कि सामने से तेज गति से आ रही कार को नहीं देख पाता और धड़ाम एक जोर की आवाज गूंज पड़ती है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 6 में देखेंगे कि क्या कार्तिक का उस कार के साथ एक्सीडेंट हो गया या फिर वो बच गया। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।